नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम यूपी पुलिस के एग्जाम की रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में अपन देखेंगे कि अंतिम 10 दिनों में आपको कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है और कौन कौन से टॉपिक को महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनको आपको अवश्य पढ़ना है। तो इससे पहले दोस्तों, अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद अपन चर्चा करेंगे कि आपको 10 दिनों की रणनीति कैसे करनी है और किन किन टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना है और किन किन का रिवीजन जरूरी करना है। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, आबकारी अपराधों का पता लगाने व चालान करने का अधिकार निम्न में से किसको है? तो दोस्तों, आबकारी अपराधों का पता लगाने व चालान करने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए केवल आबकारी निरीक्षक को। ऑप्शन बी है केवल पुलिस को। ऑप्शन सी है आबकारी निरीक्षक व पुलिस दोनों को। ऑप्शन डी है आबकारी आयुक्त द्वारा नामित सक्षम अधिकारी को। तो दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों कि राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, अपना राइट आंसर हो जाएगा आबकारी अपराधों का पता लगाने और चालान करने का अधिकार किसको होता है? आबकारी निरीक्षक व पुलिस दोनों को होता है। तो दोस्तों, दोनों के पास यह अधिकार होता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, अपने भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जिनको किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? जल्दी से अपना आंसर दीजिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। ऑप्शन ए दे रखा है जापान, ऑप्शन बी दे रखा है फिजी, ऑप्शन सी दे रखा है फ्रांस और ऑप्शन डी दे रखा है रूस। तो जल्दी से राइट आंसर बताइए दोस्तों, कौन से देश के द्वारा उनको सम्मान दिया गया है? दोस्तों, अपना राइट आंसर हो जाएगा फिजी देश। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कौन सा सम्मान दिया गया दोस्तों? फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार का नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। क्या नाम है दोस्तों? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, जो किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? फिजी देश के राष्ट्रपति के द्वारा भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वह एकमात्र एरिया कौन सा है दोस्तों जहां पे तांबे के उत्पादन मिलता है दोस्तों? ऑप्शन ए दे रखा मिर्जापुर, ऑप्शन बी दे रखा ललितपुर, ऑप्शन सी दे रखा बुलंदशहर और ऑप्शन डी दे रखा मिर्जापुर। तो दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर दीजिए, राइट आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों, दो बार ऑप्शन मिर्जापुर हो गया है, तो ये प्रिंट मिस्टेक के कारण हो गया है दोस्तों। यहाँ पे आपके लिए नया ऑप्शन दे देता हूँ, मेरठ। ऑप्शन डी है मेरठ। तो दोस्तों, आपको चार ऑप्शन दे रखे, जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, अपने राइट आंसर हो जाएगा ललितपुर। तांबे का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त करने वाला एकमात्र उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है दोस्तों, कौन सा है? ललितपुर है, जिसमें दोस्तों यूरेनियम के भी भंडार पाए जाते हैं दोस्तों। सीमित मात्रा में यूरेनियम के भंडार भी पाए जाते हैं और उत्तर प्रदेश का एकमात्र स्थान है जहाँ पे तांबे का तांबे के भंडार है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान NEERI कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, NEERI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सबसे पहले आप NEERI की फुल फॉर्म कमेंट कीजिए दोस्तों कि NEERI की फुल फॉर्म क्या होगी। ऑप्शन ए दे रखा है दोस्तों इंदौर, ऑप्शन बी दे रखा है पुणे, ऑप्शन सी दे रखा है नागपुर और ऑप्शन डी दे रखा है जयपुर। तो दोस्तों, NEERI की फुल फॉर्म जल्दी से आप कमेंट के माध्यम से दीजिए दोस्तों कि NEERI की फुल फॉर्म क्या होगी। तो दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय का कहाँ स्थित है दोस्तों? नागपुर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? नागपुर में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नागपुर कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन अपने सी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। ए ऑप्शन है, ये दे रखा है 1918 में, ऑप्शन बी दे रखा है 1930 में, ऑप्शन सी दे रखा है 1936 में, और ऑप्शन डी दे रखा है 1945 में। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1936 में हुई थी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 1936 में। कहाँ पे हुई थी दोस्तों, लखनऊ में हुई थी। कहाँ पे हुई, लखनऊ में हुई थी। और यदि आपको एग्जैक्ट तारीख पूछ ले तो 11 अप्रैल 1936। क्या है दोस्तों, एग्जैक्ट तारीख है 11 अप्रैल 1936 को। कहाँ पे हुई थी स्थापना दोस्तों, लखनऊ में हुई थी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, 25 दिसंबर को, या 26 अक्टूबर को, या 14 जनवरी को, या 20 सितंबर को। तो जल्दी से अपना आंसर, राइट आंसर दोस्तों कमेंट कीजिए, और कमेंट के माध्यम से दोस्तों अपना उत्तर दीजिए कि भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अपने 25 दिसंबर को। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। यह किसकी याद में मनाया जाता है दोस्तों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। किसका जन्मदिन दोस्तों इस दिन, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो कब मनाया था दोस्तों, 25 दिसंबर को। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोमाघाट मारू घटना किससे संबंधित है। तो दोस्तों कोमाघाट मारू घटना क्या है दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर दीजिए दोस्तों, यह किससे संबंधित है। ऑप्शन ए दे रखा है अरब क्रांति से, ऑप्शन बी दे रखा है माली में हुए आतंकवादी हमले से, ऑप्शन सी दे रखा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से, और ऑप्शन डी दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जल्दी से अपना आंसर दीजिए, कोमाघाट मारू घटना किससे संबंधित है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अपने, ये किससे संबंधित है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। कोमाघाट मारू घटना किससे संबंधित है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। ये घटना कब हुई थी दोस्तों, 1914 ईस्वी में हुई थी। आपको याद रखना है दोस्तों, घटना कब की है, 1914 ईस्वी की है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाएं हिंदी और निम्नलिखित में से है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली सबसे अधिक भाषाओं में से एक हिंदी, और दूसरी भाषा कौन सी है वो आपको ऑप्शन के माध्यम से उत्तर देना है दोस्तों। ऑप्शन ए देगा कोंकणी भाषा, ऑप्शन बी देगा संताली भाषा, ऑप्शन सी देगा गुजराती भाषा, और ऑप्शन डी देगा उर्दू भाषा। तो जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। दोस्तों राइट आंसर जो जाएगा, हिंदी के साथ में दोस्तों सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, उर्दू भाषा। उत्तर प्रदेश में हिंदी के अलावा दोस्तों सर्वाधिक भाषा बोली जाने वाली कौन सी है दोस्तों, उर्दू भाषा है। इसके साथ में दोस्तों क्षेत्रीय भाषाएं बहुत सारी है, जैसे कि अवधी भाषा हो गई, ब्रज भाषा हो गई, बुंदेली भाषा हो गई, कन्नौजी, और इसके अतिरिक्त भोजपुरी भाषाएं भी शामिल है दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर छप सकता है दोस्तों। कोई सी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ऑप्शन ए दे रखा है बलरामपुर को, ऑप्शन बी दे रखा पीलीभीत को, ऑप्शन सी दे रखा बस्ती को, और ऑप्शन दे रखा श्रावस्ती को। दोस्तों जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बस्ती को। बस्ती जनपद है दोस्तों जो किसी एक
को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती दोस्तों। तो राइट आंसर क्या है? बस्ती है, जिसको कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है दोस्तों। दोस्तों उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो कि किससे नेपाल से सीमा बनाते हैं। कितने जिले दोस्तों? 7 जिले जो कि नेपाल बॉर्डर से सीमा पे तट है दोस्तों। 7 जिलों का नाम क्या क्या है? सबसे पहला सिद्धार्थ नगर, फिर बलरामपुर, फिर श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच और लक्ष्मीपुर और पीलीभीत। क्या क्या है दोस्तों? बलरामपुर, पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और बहराइच। तो दोस्तों 7 जिलों का आपको नाम याद रखना है दोस्तों, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों बढ़ते ही अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंकलेश्वर और कलोल के दो तेल क्षेत्र है। तो दोस्तों अंकलेश्वर और कलोल कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। दोस्तों ये किस एरिया के जुड़े हुए हैं? मुंबई हाई या मथुरा से या असम से या गुजरात से? तो दोस्तों राइट आंसर आपको जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, अंकलेश्वर और कलोल किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों ये किससे संबंधित है? गुजरात राज्य से संबंधित है। गुजरात राज्य के अंकलेश्वर और कलोल दो तेल क्षेत्र है दोस्तों, महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है, जो कि दोस्तों गुजरात के भरूच जिले में, कौन सा जिला दोस्तों? भरूच जिले के 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला खनिज तेल भंडार है दोस्तों। भरूच जिले में 30 किलोमीटर एरिया में तेल के भंडार है दोस्तों। कलोल अहमदाबाद में स्थित है दोस्तों। इसके अंतर्गत नवग्राम, धोलका, कौसंबा आदि उत्पादक क्षेत्र आते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते ही अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो दोस्तों ये तो आप सभी को जानकारी होगी कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, तो जल्दी से इसके बारे में बताइए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। ऑप्शन ए देगा चिंकारा, ऑप्शन बी देगा बारहसिंगा, ऑप्शन सी देगा गाय, ऑप्शन डी देगा लाल पांडा। तो दोस्तों इसके साथ में आप बताइए राजकीय वृक्ष कौन सा है यूपी का? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? राजकीय पक्षी कौन सा है दोस्तों? दोस्तों मेरे बहुत सारे दोस्त मित्र होंगे जो इनको ये जानकारी नहीं होगी। यह सिंपल क्वेश्चन भी एक दो क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर आप बाहर आके देखते हैं कि आपके ये क्वेश्चन गलत हो गया और फिर आप पछताते हैं कि यह काश अगर हम सिंपल क्वेश्चन भी देख लेते। इसीलिए दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन रखा है मैंने। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है दोस्तों? बारहसिंगा। क्या है दोस्तों? बारहसिंगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और राजकीय वृक्ष कौन सा है दोस्तों? अशोक। राजकीय वृक्ष कौन सा है दोस्तों? अशोक ही। और राजकीय पक्षी कौन सा है दोस्तों? सारस है। क्या है दोस्तों? सारस। राजकीय चिन्ह क्या है दोस्तों? मछलियां व तीर धनुष। और राजकीय भाषा कौन सी होगी दोस्तों? हिंदी और उर्दू हो गई है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहली बार अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, तो करंट की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ की किसी शिफ्ट में यह पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन ए दे रखा दोस्तों नेपाल, ऑप्शन बी दे रखा बांग्लादेश, ऑप्शन सी दे रखा श्रीलंका, ऑप्शन डी दे रखा भूटान। दोस्तों किस देश में पहली बार अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया दोस्तों? जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अपने श्रीलंका, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों। श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? ऑप्शन ए दे रखा है वाई वी रेड्डी को, ऑप्शन सी दे रखा है के सी नियोगी को, ऑप्शन सी दे रखा है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया और ऑप्शन डी दे रखा है एन के सी को। तो दोस्तों राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए कि 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, डॉक्टर अरविंद
पनगड़िया को दोस्तों। ये पहले दोस्तों नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी थे। क्या थे दोस्तों? नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी थे दोस्तों। उपाध्यक्ष भी थे। अब इनको दोस्तों 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम समाचार प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है हेमचंद्राकार, ऑप्शन बी दे रखा है हरिश्चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन सी दे रखा है जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ऑप्शन डी दे रखा है दीनबंधु मित्र। दोस्तों भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। दोस्तों इसका श्रेय जाता है जेम्स ऑक्सटक हिक्की को। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों। कब हुआ था दोस्तों यह? बंगाल गजट में 1780 में, 1780 में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। 1780 में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर भी कहा जाता है? तो दोस्तों कालीन का शहर यानी कारपेट सिटी कहा जाता है। तो दोस्तों कारपेट सिटी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए देगा वाराणसी, ऑप्शन बी देगा मेरठ, ऑप्शन सी देगा भदोही, ऑप्शन डी देगा लखनऊ। तो दोस्तों जल्दी से अपना आंसर राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों कि निम्न में से किस शहर को कालीन का शहर यानी कारपेट सिटी कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? भदोही जिले को। भदोही जिला दोस्तों विशिष्ट और उत्कृष्ट डिजाइन वाले कालीनों के उत्पादन और निर्यात के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों विश्व प्रसिद्ध है इसलिए इसको कालीन का शहर भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संख्याओं 144, 145, 139, 146, 142, 131 और 112 का औसत ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन है दोस्तों। इसको आपको करने का बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा दोस्तों, जिससे आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे दोस्तों। तो जल्दी से एक बार अपना प्रयास कीजिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों सब संख्याएं 100 से ऊपर है, तो आपका औसत 100 से ऊपर होगा, तो 100 तो आपको पहले से ही मान लेना है। फिर दोस्तों आपको ऊपर की संख्या देखनी है। 144 में 100 से कितना ज्यादा है दोस्तों? 44 ज्यादा है। 145 कितना है? 45 ज्यादा है। 139 कितना ज्यादा है दोस्तों? 39 ज्यादा है। 146 कितना है दोस्तों? 46 ज्यादा है। प्लस दोस्तों 142 कितना ज्यादा है? 42 ज्यादा है। प्लस 131 में 31 ज्यादा है। अंत में दोस्तों 112 में 12 जाता है। और संख्याएं कितनी दोस्तों? 3, 3, 6 और 7 संख्याएं हो गई दोस्तों। आपको अगर यदि आप 144, 145 इनका योग करते तो आपको दोस्तों कैलकुलेशन करने में ज्यादा दिक्कत होती। इसलिए अपन ने क्या किया दोस्तों, 100 तो सब में ही है, तो 100 को 100 से अबव औसत होगा, इसलिए अपन ने 100 को पहले ही मान लिया औसत में। और ऊपर ऊपर की संख्या का योग कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इनका योग करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 259 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 259 हो जाएगा। बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 हो जाएगा। 259 बटा में 7 किया तो कितना आ गया दोस्तों? 37 आ गया। तो 100 प्लस 37 कर लेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 137 हो जाएगा। यानी कि अपने ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यदि दोस्तों आप 144 प्लस 145, 139 करते तो आपके दोस्तों इस ट्यूशन को करने में ज्यादा दिक्कत आती। इसलिए अपन ने क्या किया दोस्तों, 100 को पहले औसत मान लिया, उसके बाद जो ऊपर की संख्या थी उनका योग कर लिया और उनका औसत निकाल लिया। तो कितना आया दोस्तों? 37 आया। तो 100 में 37 को योग कर लिया तो 137 हो गया। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
एक संख्या को 28, 42 और 56 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्षेत्रफल 11 प्राप्त होता है। तो सबसे छोटी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे छोटी संभावित संख्या ज्ञात करनी है तो जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है दोस्तों, एलसीएम निकालना है। तो 28, 42 और 56 का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले 2 का भाग देंगे। तो 28 में देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। फिर 21 आ जाएगा। उसके बाद कितना आएगा दोस्तों, 28 आ जाएगा। फिर से 2 का भाग देंगे दोस्तों, कितना आएगा, 7 आ जाएगा। 21 आ जाएगा और 14 आ जाएगा। फिर से 2 का भाग देंगे तो फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा, 21 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। फिर दोस्तों 7 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 1 आ जाएगा दोस्तों। फिर अंत में दोस्तों 3 का भाग दे देंगे तो कितना दोस्तों, 1, 1 और 1 हो जाएगा। तो अपने एलसीएम क्या आ गया दोस्तों, 2 इंटू 2 प्लस में दोस्तों इंटू में 3 और इंटू में 7 हो जाएगा। तो दोस्तों एलसीएम हो जाएगा अपने 168। एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 28, 42 और 56 का एलसीएम आ गया दोस्तों 168 आ गया। अब दोस्तों सबसे छोटी संभावित संख्या ज्ञात करनी है जिसमें दोस्तों क्षेत्रफल कितना 11 प्राप्त हो। तो 168 में अपन क्या करेंगे दोस्तों, 11 का योग कर लेंगे तो 179 आ जाएगा। जिसमें दोस्तों 28, 42 और 56 का भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा दोस्तों, 11 शेषफल बचेगा। यानी कि अपने ऑप्शन बी, सी राइट हो जाएगा दोस्तों। क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 179। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 6, 8 और 12 का चौथा अनुपात क्या है। दोस्तों 6, 8, 12 और का चतुर्थानुपात निकालना है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। संख्या कौन कौन सी है दोस्तों, 6 हो गई, 8, 12 और चतुर्थानुपात को निकालना है दोस्तों। तो चौथा अनुपात अपन x मान लेते हैं। इनमें रिलेशन किस टाइप से होता है दोस्तों, 6:8 होता है, अनुपात में दोस्तों 12:x होता है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, 6 का गुणा x से हो जाएगा और बीच वाले दोनों का गुणा हो जाएगा। तो 6x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 इंटू 12 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 इंटू 12 बटा में 6 आ जाएगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा दोस्तों, 16 आ जाएगा। तो चौथा पद क्या आ गया दोस्तों, 16 आ जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 16 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है ताकि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कर पाए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेंड कर पाए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हल कीजिए। दोस्तों एक समीकरण दे रखी है, उसको आपको बोडमास का नियम लगाकर उसको हल करना है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा एक क्वेश्चन दोस्तों आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को हल कीजिए दोस्तों। सबसे पहले क्या देगा, 56 दे रखा है, 56 का 56 लिख देंगे दोस्तों। फिर माइनस में बड़ा ब्रैकेट 33, फिर दोस्तों माइनस में छोटा ब्रैकेट, फिर दोस्तों 18 में 6 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना है दोस्तों, 3 आ गया। फिर माइनस में 20 में 4 का भाग देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 आ गया दोस्तों। फिर 18 में से 5 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 आ गया दोस्तों। फिर भाग में 13 है ही है दोस्तों। फिर ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। दोस्तों अगली स्टेप में देखते हैं, 56 माइनस में 35 का दोस्तों 33 रह जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसको सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को दोस्तों। 3 माइनस 13 भाजक 13 दे रहेगा दोस्तों। 13 में 13 का भाग देंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस में 3 माइनस 1 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट बंद। दोस्तों आगे हो जाएगा स्टेप में, 56 माइनस 35 माइनस 2 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा दोस्तों, 56 माइनस 35 माइनस 2 हो जाएगा। तो 56 माइनस 35 में से 2 गया दोस्तों, क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। 56 में से 33 को माइनस करेंगे, 23 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, 23 आ रहा है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, बोर्ड मास का नियम का यूज करना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है, ताकि आपकी कोई भी गलती ना हो सके। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। दोस्तों आपको क्वेश्चन से वो ध्यान से पढ़ना है, क्या दे रखा है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो अशुद्ध वाक्य क्या चयन करना है। ऑप्शन ए दे रखा है, मैं आपका भक्त हूँ। क्या दे रखा है दोस्तों, मैं आपका भक्त हूँ। ऑप्शन बी दे रखा है, सबको नमस्ते। ऑप्शन सी दे रखा है, दंगे में गोलियों की बाढ़ आ गई। ऑप्शन डी दे रखा है, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। तो दोस्तों जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यह वाक्य अशुद्ध है। दोस्तों दंगे में गोलियों की बाढ़ आ गई नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, दंगे में गोलियों की बौछार आ गई। बाढ़ की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, बौछार हो जाएगा। तो गलती कहाँ पे दोस्तों, बाढ़ की जगह गलती है। दंगे में गोलियों की क्या हो गई दोस्तों, बौछार आ गई। तो गलत ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एकाकिन का लिंग बदले दोस्तों। तो दोस्तों इसका ये स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग रूप लिखना है दोस्तों। तो ऑप्शन ए दे रखा है, एक हो जाएगा, एकाकी हो जाएगा, या अकाकिन होगा, या एकाकिन होगा। जल्दी से दोस्तों राइट आंसर दीजिए कि एकाकिनी का लिंग रूप बदल के चयन करना है दोस्तों। ये स्त्रीलिंग शब्द है, क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग शब्द है, इसको पुल्लिंग में कन्वर्ट करना है दोस्तों। पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, एकाकी। क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, एकाकी। ये क्या है दोस्तों, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वह श्रेष्ठ उपासक है। तो वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य कौन सा है। दोस्तों क्या वाक्य क्या कह रहा है, वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष्य बताना है दोस्तों। तो जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी श्रेष्ठ, ऑप्शन सी है उपासक, और ऑप्शन डी है वह। तो दोस्तों विशेष्य शब्द का चयन करना है दोस्तों। तो विशेष्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों, उपासक हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। वो श्रेष्ठ क्या है दोस्तों, विशेषण है। श्रेष्ठ क्या है दोस्तों, विशेषण है। और दोस्तों उपासक क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेष्य हो जाएगा। चलिए दोस्तों विशेष्य किसे कहते हैं दोस्तों, जिस शब्द की विशेषता बताई गई हो उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। इसलिए अपना विशेष्य क्या होगा, उपासक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला था। तो दोस्तों ऑप्शन ए दे रखा है, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन बी दे रखा है, महादेवी वर्मा। ऑप्शन सी दे रखा है, हरिवंश राय बच्चन। और ऑप्शन डी दे रखा है, अज्ञेय। तो दोस्तों हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ था दोस्तों। जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिवंश राय बच्चन को। इस सम्मान का दोस्तों प्रारंभ कब से हुआ था, 1991 ईस्वी से। कब से हुआ था दोस्तों, प्रथम सरस्वती सम्मान किसको मिला दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन को। कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों, 1991 ईस्वी को। याद रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग का दोस्तों, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लग रहा है 3, उसके बाद 7, उसके बाद 22, उसके बाद 45, उसके बाद 116, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे रखा है। दोस्तों जल्दी से उचित विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों, और राइट आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले 3 है। 3 कैसे आया दोस्तों, 2 का स्क्वायर किया, उसमें से 1 को माइनस कर लिया। तो 4 में 2 का स्क्वायर 4 हो गया, उसमें से 1 को घटाया, क्या आ गया दोस्तों, 3 आ गया। इसी प्रकार से 7 कैसे आया दोस्तों,
सात, 3 का स्क्वायर किया दोस्तों, माइनस में 2 कर लिया। 3 का स्क्वायर कितना, 9 हो गया, 9 में से 2 गया तो 7 आ गया। उसके बाद 22 को देखते हैं दोस्तों, 22 में क्या किया दोस्तों, 5 का स्क्वायर माइनस 3 हो गया। दोस्तों अविभाज्य संख्या का क्रम बढ़ रहा है, 2 के बाद 3 आई, 3 के बाद 5 आया दोस्तों, उसके बाद क्या आएगा, 7 आएगा। तो 7 का स्क्वायर माइनस पहले 1 2 3, फिर क्या करेंगे दोस्तों, 4 करेंगे। तो 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 4 गया दोस्तों, कितना आएगा, 45 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे दोस्तों 7 के बाद अविभाज्य संख्या क्या कौन सी है दोस्तों, 11 हो जाएगी। 7 के बाद अविभाज्य संख्या कौन सी, 11 है, तो 11 का स्क्वायर माइनस 5 करेंगे दोस्तों, 11 का स्क्वायर कौन सा है, कितना है दोस्तों, 121 है दोस्तों। 121 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 116 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगले क्रम में क्या करेंगे दोस्तों, अविभाज्य संख्या 11 के बाद कौन सी, 13 है, 13 है, 13 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में 6 करेंगे। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 169 होता है। 169 में से 6 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 163 आ जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्रम में दोस्तों आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो दोस्तों इस तरीकों को भी आपको ध्यान में रखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई 4 संख्याओं में से 3 संख्या किसी तरीके से समान है और एक संख्या असंगत है, उस असंगत संख्या का चयन कीजिए। दोस्तों 4 संख्या किसी न किसी तरीके से, 3 संख्या जिसमें समान है और एक संख्या अलग है, तो अलग संख्या का चयन करना है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों कि इसमें क्या लॉजिक लगेगा और राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। दोस्तों ऑप्शन ए देखते हैं, 416 दे रखा है। 416 किस टाइप से है दोस्तों, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, तो इसको 416 के रूप में लिख लिया है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो इसको दोस्तों 864 के रूप में लिख लिया दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो इसको कैसे लिख रखा है दोस्तों, 749। इसी प्रकार से दोस्तों 4 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 16 होता है। तो दोस्तों लेकिन यहाँ पे क्या कर रखा है, 4 का क्यूब करें तो भी दोस्तों 64 होता है, इन्होंने क्या लिख रखा है, 63 लिख रखा है, यानी कि दोस्तों ये ऑप्शन अपने असंगत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी असंगत हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या आना चाहिए था, 416 आना चाहिए था, जबकि ऑप्शन में क्या दे रखा है, 463 दे रखा है, तो यह असंगत हो जाएगा और यह ऑप्शन अपने गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में अपन ने 25 क्वेश्चन पर चर्चा की दोस्तों। अब दोस्तों अब अपन 10 दिनों की रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों ये 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोस्तों इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और एग्जाम में सोल्व करना है, ताकि आपके एग्जाम का पेपर न छूटे। तो दोस्तों अब अपने रणनीति की बात करें तो आपको डेली का एक मॉक टेस्ट लगाना है दोस्तों। क्या करना है दोस्तों, एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना, डेली का एक मॉक टेस्ट लगाना, ताकि आपके एग्जाम में 10-12 दिन पड़े दोस्तों अभी, तो आपको 10-12 मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं और जिनका एग्जाम लास्ट में होगा तो उनको डेली एक एक मॉक टेस्ट तो लगाते रहना है दोस्तों। मॉक टेस्ट लगाने से आपकी क्या बेनिफिट होगा दोस्तों, कि आप पूरा 2 घंटे में पेपर को आसानी से सोल्व कर पाएंगे दोस्तों। और दोस्तों मॉक टेस्ट ओएमआर पे लगाना, पूरा ओएमआर पे लगाना दोस्तों, ताकि आपको पूरा क्रम पता चले कि एग्जाम में किस पैटर्न पर आपके एग्जाम होगा दोस्तों। और दोस्तों पहले कौन सा विषय सोल्व करना है ये आपको अपने योग्यता के अनुसार आपको डिसाइड पहले ही कर लेना है दोस्तों। तो इन मॉक टेस्ट को भी उसी प्रकार से सोल्व करना है दोस्तों। पहले कौन सा सब्जेक्ट लेना है दोस्तों, तो दोस्तों मेरा माने तो सबसे पहले आपको हिंदी को देखना है दोस्तों, फिर उसके बाद में दोस्तों जीके को देखना है, उसके बाद में दोस्तों रीजनिंग को, और अंत में दोस्तों मैथ्स को देखना है दोस्तों। ताकि दोस्तों यदि आपके जैसे कोई सवाल मैथ्स का आप मैथ्स पहले सोल्व करते हैं और कोई सवाल मैथ्स का आप फंस गए उसमें, तो दोस्तों उसके आपके 4 से 5 मिनट भी जा सकते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले हिंदी को सोल्व कर लेना है, ताकि आपके मैक्सिमम आप सवाल अटेंड कर पाए। उसके बाद जीके को देख लेना है, उसके बाद लास्ट में रीजनिंग और मैथ्स को सोल्व करना है, ताकि ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे और अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे।
और दोस्तों इन मॉक टेस्ट में आपको 125 से 130 क्वेश्चन सही करने का पूरा प्रयास करना है दोस्तों। यदि आपके कम भी हो रहे तो आपको डिमोटिवेट नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि जो दोस्तों मॉक टेस्ट में क्वेश्चन होते हैं वो अलग टाइप से पूछे जाते हैं और एग्जाम में अलग टाइप से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक्यूरेसी बनाए रखनी है, तुक्के नहीं मारने। क्या करना है दोस्तों, तुक्के नहीं मारने। यदि आप अभी तुक्के मारोगे दोस्तों तो आपको मेन एग्जाम जब होगा तो उसमें भी आप तुक्के मारोगे। इसलिए आपको, आपके पास 10 दिन बचे, 10 दिन में मॉक टेस्ट लगाओ, लेकिन उसमें तुक्के नहीं मारने, जितना आपको आ रहा है उतना ही करना है। लेकिन अगर यदि आपके कम क्वेश्चन हो रहे तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। एग्जाम के दोस्तों अलग पैटर्न रहेगा, उसमें आपको सिंपल क्वेश्चन भी मिलेंगे, हार्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे और उससे हार्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो वहां पे आपका स्कोर अच्छा ही हो पाएगा दोस्तों, आराम से आपके स्कोर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे तुक्के नहीं लगाने हैं। और दोस्तों अब पढ़ाई की बात करें दोस्तों तो आपको दोस्तों रिवीजन जरूर लगाना है। इन 10 दिनों में दोस्तों एक बार तो आपको मुख्य हाईलाइट जो है, जैसे आपके जीके के जो जो मेन हाईलाइट है उनको आपको देख लेना है। करंट अफेयर की दोस्तों आपको एक बार बुक से पढ़ लेना है। और दोस्तों उसके बाद में मैथ्स के जो दोस्तों इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि परसेंटेज हो गया दोस्तों, यानी कि प्रतिशत दोस्तों, प्रतिशत हो गया, या प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि हो गया दोस्तों। इनसे दोस्तों एक दो तीन क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे। और दोस्तों परसेंटेज ऐसा टॉपिक है जो कि आपके सब क्वेश्चन में, जैसे औसत लो या दोस्तों वो अपने चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज लो, उसमें भी आपके ये काम आएगा। इसलिए आपको परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि को पहले अवश्य ही पढ़ लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको पूरा रिवीजन लगाना है दोस्तों, सभी सब्जेक्ट का दोस्तों। हिंदी का भी दोस्तों एक बार रिवीजन लेना है दोस्तों, ताकि आपके इसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर आ सके। और जिसमें दोस्तों आपको सबसे अच्छी तैयारी चल रही है उसमें आपको रिवीजन ज्यादा देना है, ताकि आप उसमें पूरे से पूरे नंबर ला सके, आप उसमें अच्छा कर सके। तो दोस्तों धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए। और आपके 10 दिनों की तैयारी के लिए दोस्तों हम 10 मॉडल पेपर पर चर्चा करेंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों इन 10 दिनों की 10 क्लासों में मैं आपको पक्का गारंटी देता हूँ कि आपके दोस्तों 50% क्वेश्चन तो आपके इसमें से मिल जाएंगे, और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एग्जाम को कैसे अटेंड करना है। तो जो दोस्त अभी से तैयारी करने लगे, उनको 1 महीना हुआ है या 2 महीने ही हुए, तो उनको ध्यान रखना है और तैयारी को कंटिन्यू रखना है, वो डिमोटिवेट नहीं होना है। उनको भी मॉक टेस्ट लगाने हैं, चाहे कितने भी नंबर आए हो। तो दोस्तों धन्यवाद।